डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा समझें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कमेंट का जवाब हम अवश्य देंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Today we will discuss about important items related to non-profit organizations, गैर लाभकारी संस्थाओं से संबंधित विशिष्ट मदें। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स की सहायता से इन आइटम्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि आप घर पर रहकर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें, उनके आंसर्स का मिलान कर सकें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट आइटम हम यहाँ पर देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा या अभिदान। जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं उनकी आय का मुख्य स्रोत होता है चंदा। चंदे से समस्त प्राप्त राशि को, चाहे वो करंट ईयर से संबंधित हो, प्रीवियस ईयर से संबंधित हो या नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो, टोटल अमाउंट को हम रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रसीट्स साइड में लिखते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस को लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शंस के संबंध में एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन 2021 कृष्णा क्लब रिसीव्ड ₹40,000 एज सब्सक्रिप्शंस which included ₹2,500 for the year 2020 and ₹4,000 for the year 2022। तो 40,000 रुपए सब्सक्रिप्शंस के प्राप्त हुए हैं और इसमें 2,500 रुपए जो चंदे की राशि है वो प्रीवियस ईयर से संबंधित रखती है और ₹4,000 रुपए एडवांस में रिसीव हो गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 के लिए। और आगे लिखा है सब्सक्रिप्शंस ऑफ ₹1,500 आर इन एरियर्स फॉर द करंट ईयर। तो करंट ईयर के 1,500 रुपए के चंदे अभी बकाया हैं। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस में इसको हम शामिल करेंगे। शो द अबोव आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। तो देखिए किस प्रकार से सब्सक्रिप्शंस की राशि को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तथा बैलेंस शीट में शो किया जाता है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। इस अकाउंट की इनकम साइड में, इनकी क्रेडिट साइड में हम जो है सब्सक्रिप्शंस की राशि को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सब्सक्रिप्शंस ₹40,000। इसमें से हम लेस करेंगे ₹2,500 रिसीव्ड फॉर 2020, यानी कि प्रीवियस ईयर के संबंध में 2,500 रुपए के चंदे हैं, उनको हम लेस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एडवांस में रिसीव्ड अमाउंट है 2022 के लिए ₹4,000, उसको भी हम लेस करेंगे। और इस प्रकार से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप देख रहे हैं 33,500। और जो चंदे करंट ईयर के हैं, एरियर्स के रूप में अभी बकाया रहते हैं, तो वो मिलने हैं, तो इसलिए उस राशि को हम इसमें ऐड करेंगे। तो ₹1,500 को इसमें ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से जो टोटल अमाउंट आता है उसको हमने कॉलम में लिखा है ₹35,000। तो ये ₹35,000 की राशि जो सब्सक्रिप्शंस के बारे में हमने यहाँ पर लिखी है, ये करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस हैं, तो इसलिए इसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा है। और अब बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स हैं या कहिए आउटस्टैंडिंग हैं, वो राशि जो है हमारी 1,500 की है, वो एसेट साइड में लिखी जाएगी क्योंकि ये बकाया चंदों की राशि आगे नेक्स्ट ईयर हमें मिल जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से 2022 के लिए जो सब्सक्रिप्शंस एडवांस में रिसीव हो गए हैं उनको हम लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे, दैट इज ₹4,000। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट में हम सब्सक्रिप्शंस की राशि को दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम हम यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। तो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ के लिए लाइफ मेंबरशिप फीस लमसम राशि में संस्था को पे कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको हम कैपिटल रसीट मानते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। या तो उसको हम कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा सकते हैं या तो उस लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से अलग से बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। और जब लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है तो इसको हम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रसीट्स साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके संबंध में एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ₹5,000। और सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इसको हमने रसीट्स साइड में लिख दिया है टू लाइफ मेंबरशिप फीस ₹5,000 और बैलेंस शीट में इसे हम लायबिलिटीज साइड में लिखते हैं
तो लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से इस राशि को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड में भी जोड़कर दिखाया जा सकता है। और ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट आइटम हमारी है डोनेशन की। डोनेशन मतलब दान। दान की राशि किसी व्यक्ति विशेष से, फर्म से, किसी कंपनी से गिफ्ट के रूप में गैर लाभकारी संस्थाओं को मिलती रहती है। जब ये राशि मिलती है तो इसको रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रसीट्स साइड में दिखाया जाता है। और जहां तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात है, उसमें रिकॉर्ड करने के लिए हमने देखना होता है कि ये जो डोनेशन है वो किस टाइप का डोनेशन है, उसकी नेचर कैसी है। तो टाइप्स ऑफ डोनेशन आप देख रहे हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन भी दो प्रकार का होता है, एक है जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट और दूसरा है जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेट किया जाता है, जैसे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से स्पेसिफिक पर्पज के लिए जब डोनेशन दिया जाता है तो उसे हम स्पेसिफिक डोनेशन के नाम से जानते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन के लिए जो राशि मिलती है उसको हम कैपिटल रसीट्स कंसीडर करते हैं और उसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और यहाँ पर आप स्पेसिफिक डोनेशन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल ऑफ ₹80,000 एंड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल ₹30,000 विल बी ट्रीटेड एज अंडर। तो 80,000 रुपए हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेट किए गए हैं और इसमें से 30,000 रुपए को कंस्ट्रक्शन के संबंध में खर्च कर दिया गया है। तो उसे हम किस प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि डोनेशन फॉर हॉल एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी राशि को नहीं दिखाया जाएगा। इसे हम कैपिटल रसीट मानते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसे दिखाया जाता है। और इसके संबंध में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसे भी हम लेस करके यहीं पर बैलेंस शीट में शो करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल ₹80,000 और उसमें से लेस कर दिया है एक्सपेंडिचर ₹30,000 और रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम कॉलम में यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज ₹50,000। और अब बात आती है जनरल डोनेशन की। जनरल डोनेशन जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता है, इसीलिए इसको हम जनरल डोनेशन के नाम से जानते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट और दूसरा है जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। तो जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, इनकी बड़ी राशि का डोनेशन कोई हमें मिला है, तो बड़े अमाउंट के डोनेशन बार बार नहीं मिलते हैं और इसको हम कैपिटल रसीट के रूप में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। और जो सेकंड टाइप है यहाँ पर जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, जब छोटी राशि के जो डोनेशन होते हैं उनको हम रिवेन्यू रसीट्स के रूप में ट्रीट करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इनके इनकम साइड में इसको हम शो करते हैं। क्योंकि छोटी राशि के जो डोनेशन होते हैं वो बार बार मिलते रहते हैं, या यूं कहिए कि ये डोनेशन है वो रेकरिंग इन नेचर होते हैं। और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं डोनेशन रिसीव्ड ऑफ ₹10,000, तो इस राशि को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, इनकम साइड में बाय डोनेशन ₹10,000। और अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि कोई भी डोनेशन है वो डोनेशन बिग अमाउंट का है या स्मॉल अमाउंट का है। एक्चुअली ये संस्था की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, संस्था के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार जो 10,000 रुपए की राशि है वो एक बड़ा अमाउंट प्रतीत होता है और कई बार 10,000 रुपए की राशि है वो एक बहुत छोटा अमाउंट होता है। तो इसके संबंध में क्वेश्चन में दी गई अन्य राशियों के साथ तुलना कर सकते हैं, या इसके बारे में एक नोट जो है वो दिया जा सकता है कि इस डोनेशन की राशि को हमने बिग अमाउंट का डोनेशन मान लिया है या स्मॉल अमाउंट का डोनेशन मान लिया है। अगर स्मॉल अमाउंट का डोनेशन मानते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, अगर बिग अमाउंट का डोनेशन हमने उसको माना है तो फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में उसको हम दर्शाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया जाता है कि जो राशि है डोनेशन की उसको हमने रिवेन्यू रसीट्स के रूप में कंसीडर करना है या कैपिटल रसीट्स के रूप में कंसीडर करना है। तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उन्हीं के अनुसार डोनेशन की राशि को फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम यहाँ पर दी गई है दैट इज एंडोमेंट फंड, समर्पित निधि। तो बहुत से धनी व्यक्ति होते हैं और धर्मार्थ कार्य के लिए
कोई मूल्यवान संपत्ति या कोई बड़ी धनराशि संस्था के नाम कर देते हैं। इसे ही हम एंडोमेंट फंड या समर्पित निधि के नाम से जानते हैं। इस तरह की राशि बार बार संस्था को नहीं मिलती है, इसीलिए इसको कैपिटल रसीट्स के रूप में माना जाता है और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अलग से दिखाया जाता है। सामान्यतः नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंडोमेंट फंड की राशि को बैंक में जमा करवा देती हैं या इस राशि को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती हैं ताकि संस्था को भविष्य में एक नियमित आय मिलती रहे। और जो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, एंट्रेंस फीस, दैट इज प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क नए सदस्यों के संस्था में प्रवेश के समय प्राप्त होता है और इस आइटम को रिवेन्यू टाइप की मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाए या कैपिटल नेचर की मानकर लायबिलिटी साइड में लिखा जाए। इस संबंध में विद्वानों की राय अलग अलग है। कुछ विद्वान इसे कैपिटल नेचर की रसीट मानना चाहते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे रेवेन्यू टाइप की इनकम मानना चाहते हैं। जो विद्वान इसे रेवेन्यू टाइप की इनकम मानते हैं उनका तर्क यह है, संस्था में नए सदस्य बनते रहते हैं और ये आय बार बार होती रहती है, इसलिए इसे रेवेन्यू टाइप की इनकम माना जाना चाहिए क्योंकि संस्था की यह नियमित आय बन जाती है। एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू टाइप की इनकम मानने का तर्क ज्यादा उचित प्रतीत होता है, इसलिए एंट्रेंस फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में हमने लिखना चाहिए। यदि क्वेश्चन में इस संबंध में कोई विशेष अलग से इंस्ट्रक्शन दी गई है तो ऐसी स्थिति में हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कई बार लिखा होता है कि 40% ऑफ एंट्रेंस फीस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रसीट, तो ऐसी स्थिति में 40% को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, जबकि 60% को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एंट्रेंस फीस हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें लिखा है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹20,000। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, इसलिए इस एंट्रेंस फीस को हमने रेवेन्यू टाइप की इनकम मान लिया है और इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको हमने रिकॉर्ड किया है बाय एंट्रेंस फीस ₹20,000। और फिर सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ऑफ ₹6,000, 40% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो 40% को कैपिटलाइज करना है, 60% को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो 60% जो राशि यहाँ पर बनती है दैट इज ₹3,600, इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो कर दिया है, जबकि जो 40% राशि जो बनती है वो बनती है हमारी 2,400, इसे हमने बैलेंस शीट में लिखा है। तो एंट्रेंस फीस के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दी हो तो उसको हमने फॉलो करना होता है। और फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है लिगेसी। लिगेसी मतलब वसीयतनामे में प्राप्त राशि। इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस एज पर द विल ऑफ द डोनर। जो डोनर है, दान करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी विल यानी कि वसीयत संस्था के नाम लिख कर जाता है, उसी के मुताबिक ये राशि संस्था को मिलती है। तो लिगेसी में प्राप्त राशि कई बार स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए होती है और कई बार उसका पर्पज है वो वहां पर मेंशन नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने ध्यान रखना है, व्हेन इट इज स्पेसिफाइड then it will be shown in the liability side of the balance sheet, otherwise it will be shown in the credit side of the income and expenditure account। तो ये हमने क्वेश्चन में देख लेना है। तो लिगेसी का कोई स्पेसिफिक पर्पज है, स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए दी गई है, ऐसी स्थिति में लायबिलिटी साइड में इसको लिखा जाता है। लिगेसी के संबंध में एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं, A charitable hospital received a sum of ₹40,000 for a whole from a person in form of legacy during the year 2020-21। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिगेसी का अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर ये 40,000 की राशि यहाँ पर प्रदान की गई है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आदि आते रहते हैं और जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनको सेल किया जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि एक रेगुलर इनकम इन संस्थाओं की ये होती है। इस इनकम को हम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रसीट्स साइड में लिखते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाता है। और ठीक इसी प्रकार से जो ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स होती हैं उनकी सेल की जाती है, उनसे जो इनकम होती है उसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम लिखते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। पुरानी संपत्तियों को बेच दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो राशि प्राप्त होती है उसे हम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की रसीट्स साइड में लिखते हैं, जबकि
एसेट्स के संबंध में जो राशि प्राप्त होती है उसे हम कैपिटल रसीट मानते हैं और इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स हम लिखते हैं उसमें से लेस करके वहां पर दिखाते हैं। और इस तरह के एसेट्स के संबंध में जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। यदि प्रॉफिट होता है तो इनकम साइड में दिखाते हैं और यदि लॉस होता है तो उसे हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। तो एक छोटा एग्जांपल भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्नीचर वर्थ ₹2000 एंड आउट ऑफ विच फर्नीचर ऑफ ₹1000 इज सोल्ड फॉर ₹800। तो संस्था के पास 2000 रुपए का फर्नीचर है, इसमें से 1000 रुपए का फर्नीचर बेच दिया संस्था ने 800 रुपए में, तो ये 200 रुपए का लॉस हो गया है। इस 200 रुपए के लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे ₹200 और बैलेंस शीट में अब फर्नीचर की जो आइटम है वो 1000 रुपए से लिखी जाएगी क्योंकि 1000 रुपए का फर्नीचर है वो सेल कर दिया गया है। और नेक्स्ट आइटम हम देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू स्पेशल फंड्स। सामान्यतः हम देखते हैं कि रिवेन्यू नेचर की जितनी भी आइटम्स हैं, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लिखते हैं। लेकिन स्पेशल फंड्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही वहां पर स्पेशल फंड में से लेस करके दिखाते हैं। जैसे टूर्नामेंट फंड है, इसके संबंध में कोई भी एक्सपेंसेस है तो टूर्नामेंट फंड से लेस करके हम बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार से प्राइज फंड है, चैरिटी फंड है, इनके संबंध में जो खर्चे होते हैं वो लायबिलिटी साइड में ही वहां पर हम लेस करके शो करते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट से या दूसरी संस्थाओं से ग्रांट जो है मिलती रहती हैं और एक रेगुलर इनकम का ये सोर्स माना जाता है और इसीलिए इस आइटम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, मानदेय का भुगतान। जब गैर लाभकारी संस्था किसी बाहरी विशेषज्ञ को उसकी सेवाओं के बदले में भुगतान करती है तो उसे हम मानदेय कहते हैं, ऑनरेरियम कहते हैं। तो ऑनरेरियम के अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। उदाहरण के लिए कई बार ये संस्थाएं फ्री आई कैंप लगाती हैं और बाहर से आंखों के डॉक्टर को हायर करती हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को मानदेय के रूप में कुछ राशि की पेमेंट की जाती है जिसे हम ऑनरेरियम के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कैपिटल फंड यानी कि पूंजी कोष। जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं वो कैपिटल की जगह कैपिटल फंड लिखती हैं। And the amount of capital fund is determined by deducting the liabilities from the assets. Assets के टोटल में से liabilities का टोटल हम डिडक्ट कर देते हैं तो कैपिटल फंड की राशि हमारे पास आ जाती है। इसके उपरांत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यदि सरप्लस आता है तो सरप्लस की राशि को कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है और यदि वहां पर डेफिसिट का अमाउंट आता है तो उसको हम कैपिटल फंड से डिडक्ट करके लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ ग्रास, घास की बिक्री। तो घास की बिक्री से प्राप्त राशि को ये संस्थाएं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करती हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं लॉकर्स रेंट, लॉकर्स का किराया। तो लॉकर्स का किराया भी इन संस्थाओं के लिए एक रेगुलर इनकम होती है, आयगत आय होती है या कहिए कि रेवेन्यू टाइप की रसीट होती है। इसे भी ये संस्थाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखती हैं, इनकम के रूप में लिखती हैं। तो ये कुछ आइटम्स हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में यहाँ पर डिस्कस की हैं। और अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो आप देख रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, कैपिटल फंड, लीगेसी, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। कई बार ये बड़ा क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलता है और कई बार छोटे क्वेश्चन भी, जैसे सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, डोनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया या एंट्रेंस फीस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी देखने को हमारे को मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो आप देख रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन in income and expenditure account and balance sheet for the year ending 31st December 2021. Subscription received during the year rupees 60,000. Subscription outstanding at the end of the year rupees 30,000. Subscriptions outstanding
at the beginning of the year rupees 6,000, subscriptions received in advance at the end of the year rupees 9,000 and subscriptions received in advance at the beginning of the year rupees 4,000। तो ये क्वेश्चन है, ये आपने सोल्व करना है कि किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन की राशि को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे और किस प्रकार से इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंसर का मिलान आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1 लाख एंड एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन वर रुपीज 45,000। शो डोनेशन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो 1 लाख रुपए स्कूल बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है और इसमें से 45,000 जो है वो खर्च हो चुका है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इसको हमने शो करना है कि बैलेंस शीट में हम कैसे इसको दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और इसके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड वाज रुपीज 18,000, 1/3 ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो 1/3 को कैपिटलाइज करना है। शो इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। तो एंट्रेंस फीस को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में शो करना है, तो इसे भी आप आसानी से शो कर सकते हैं। इसके आंसर्स भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके आंसर्स का भी आप मिलान कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के संबंध में पहले 3 वीडियो हमारे आए हैं और तीनों वीडियोस के लिंक या डिस्क्रिप्शन में हम देख रहे हैं। आसानी से आप वहां पर क्लिक करके पहले के तीनों वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि उनका फायदा भी हो सके, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।